गुड आफ्टरनून बच्चों। हाय गाइस, एम आई ऑडिबल? ओके, गुड आफ्टरनून बच्चों। ओके, गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे आप सब? मैं हूं आपका दोस्त सी आकाश एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू एकाग्रता सी ए फाइनल बाय अड्डा 247। दोस्तों, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आज मैं ऑडिट एविडेंस इस चैप्टर का लास्ट पार्ट कवर करा रहा हूं, विच विल कवर योर एसए 550 रिलेटेड पार्टीज एंड योर एसए 520 दैट इज एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक है बच्चों, हो सकता है शायद से थोड़ा आपको ऑडियो में डिस्टर्बेंस लगे। ठीक है, देयर इज एक्चुअली अ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी गोइंग ऑन, सो इन केस अगर एकदम अनबेरेबल आपको अगर नॉइज आए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, आई विल रीशेड्यूल द क्लास। ठीक है, गॉट इट? सो देयरफॉर प्लीज इंश्योर दैट यू आर मेक कीपिंग मी अपडेटेड, बिकॉज मुझे तो ज्यादा ऑडियो आ रही होगी लेकिन शायद माइक माइट कैप्चर लेस ऑडियो, तो therefore let me know accordingly, I will adjust this class on that note. ठीक है, गॉट इट? तो देयरफॉर बच्चों, आज का जो सेशन है 550 का रिलेटेड पार्टीज, इस स्टैंडर्ड के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं पहले हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, ओके। सारे के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, एवरीथिंग इज अपलोड ऑन टेलीग्राम। गॉट इट? ओके, बट इज द इंस्ट्रक्शन क्लियर फर्स्ट? हाय अरुणा, हाय व्यप्पू। इज द इंस्ट्रक्शन क्लियर? चलो शुरू करते हैं ऐसे 5T के साथ बच्चों, रिलेटेड पार्टीज। नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये रिलेटेड पार्टीज जो ये स्टैंडर्ड है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट इट इज अ वेरी वेरी humble standard. You know why exactly do I feel that it's a very humble standard? Because एस ए 550 क्या कहता है? एस ए 550 सिंपली ये कहता है कि सबसे पहले क्लाइंट भाई साहब, आप ये देख लीजिए, क्लाइंट को बोलता है कि क्लाइंट आप ये देखो कि क्या रिलेटेड पार्टीज की डेफिनेशन, क्या बोला मैंने? ओके, क्या कहता है? सबसे पहले कहता है कि रिलेटेड पार्टीज की जो डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू रिलेटेड पार्टीज की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या कह रही है। तो बेसिकली क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, आप लोग ये समझना। क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि बच्चों कि जहां पे जितने भी उनके रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रहे, जितने भी सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आपको डिस्क्लोज करने हैं इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बराबर ना? इनफैक्ट आपको आपके रिलेटेड पार्टीज का नाम एंड उनके साथ जो ट्रांजैक्शन हुए वो सारे आपको फाइनेंशियल में डिस्क्लोज करने हैं। अभी मैं आपको एक प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो कर रहा हूं टाटा की, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज किया। ठीक है, सो दैट बेस्ड ऑन दैट प्रैक्टिकल नॉलेज वी कैन स्टार्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस एसए 5T सेइंग। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? हम लोग क्या देखने जा रहे हैं अभी? चलिए शुरू करते हैं।
हाय रिया, हेलो बेटा। ओके बच्चों, एज यू कैन सी स्क्रीन के ऊपर आपको टाटा मोटर्स की 74th एनुअल रिपोर्ट दिख रही होगी, ठीक है, विच इज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19। ठीक है, अगर आप कंटेंट्स में देखोगे व्हाट एग्जैक्टली इज द पार्ट ऑफ द कंटेंट्स, आप देख सकते हो वी हैव द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द स्टैंड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देन वी हैव द स्टैंड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन पेज नंबर 20। ठीक है, तो चलिए उसके ऊपर जाते हैं। ये है टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बाद सारे नोट स्टार्ट होते हैं, बराबर ना, ऑल द नोट्स हैव स्टार्टेड। अदर इनकम, एक्सेप्शनल आइटम्स, कमिटमेंट्स, सेगमेंट रिपोर्टिंग। ओके परफेक्ट, आ गया है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। ठीक है, नोट नंबर 10 पे आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस दिख रहे होंगे। ठीक है, द कंपनीज रिलेटेड पार्टीज प्रिंसिपली कंसिस्ट ऑफ सब्सिडरीज, जॉइंट ऑपरेशंस, एसोसिएट्स एंड देयर सब्सिडरीज। ठीक है, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, सब्सिडरीज एंड जॉइंट अरेंजमेंट्स ऑफ टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, ऑल ऑफ दिस will form part of their related parties. The company routinely enters into transaction with these related parties in the ordinary course of business. कहाँ बच्चों? In the ordinary course of business. क्लाइंट ने क्लियरली बताया हुआ है कि हम लोग बेसिकली इन ट्रांजैक्शंस में रूटीनली एंटर होते रहते हैं विद आवर सब्सिडरी, बिकॉज जाहिर सी बात है टाटा एज अ ग्रुप, यू नो, इट इज सो डाइवर्सिफाइड, राइट। अगर टाटा मोटर्स को लेट्स सपोज से दे वांट टू बाय सम केमिकल्स, दे हैव टाटा केमिकल्स। टाटा के मोटर्स के फैक्ट्रीज नीड सम पावर, दे हैव टाटा पावर। अगर टाटा मोटर्स की गाड़ी के अंदर टेक्नोलॉजी चाहिए, दे हैव टीसीएस। तो देयरफॉर बच्चों आज जितनी सारी रिक्वायरमेंट्स है, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स तो इनके ग्रुप एंटिटीज ही फुलफिल कर देते हैं, बराबर ना। ठीक है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों दैट वी आर एंटरिंग इनटू दिस ट्रांजैक्शंस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज आप जानते हो इफ इट इज अ नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन, if it is outside the normal course of business, then automatically it becomes significantly risky. ठीक है, तो याद रखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने रिलेटेड पार्टीज के साथ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में और एट मार्केट प्राइस ट्रांजैक्शंस अगर आप कंडक्ट कर रहे हो तो इट विल हैव नो हायर रिस्क। ठीक है, बिकॉज आपका ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर ही आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो और एट मार्केट प्राइस कर रहे हो, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी एट एनी हायर रिस्क। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल समराइजेस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड देयर बैलेंसेस। आप देख सकते हो कितनी सारी चीजें इन्होंने सब्सिडरी से बाय की है, कितनी चीजें सब्सिडरीज को सेल की है, कितने सर्विसेज इन्होंने को रिसीव हुई है, कितनी सर्विस इन्होंने रेंडर की है। आप देख सकते हो दे आर बाइंग गुड्स, सेलिंग गुड्स, यू नो, अवेलिंग सर्विसेज एंड प्रोवाइडिंग सर्विस आल्सो। टाटा मोटर्स ले भी रहा है और दे भी रहा है। ठीक है, फिर फाइनेंसेस के बारे में बात है कि कितना लोन इन्होंने लिया है, दिया है, उसके बारे में बात है। ट्रेड पेबल्स की बात है। उसके बाद यहाँ पे ये लोग ने लिस्ट भी दी होगी, यस। डिटेल्स ऑफ significant transactions are also given below. Okay, list of significant transaction means high value transactions की डिटेल्स भी यहाँ पे दी गई है बच्चों। कॉम्पेंसेशन दिया, बताया गया कि की मैनेजमेंट पर्सन, आप जानते हो KMPs आर ऑल्सो रिलेटेड पार्टीज, तो उनको कितना कॉम्पेंसेशन दिया है उसकी डिटेल्स बताई गई है। द कॉम्पेंसेशन ऑफ द CEO एंड MD इज 26 करोड़। कितना है बच्चों? 26.32 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 18-19 की बात कर रहा हूं मैं आज, तो पता नहीं शायद ये 35-40 करोड़ तक पहुंच गया होगा। ठीक है, ओके। सो ये सारी आपकी सारी की सारी डिटेल्स आ गई, नाम भी आ गए रिलेटेड पार्टीज के, और बच्चों जहां बेसिकली ऑल द नेम्स आर आल्सो हियर एंड ऑल द ट्रांजैक्शंस दैट आर कंडक्टेड विद देम आर आल्सो हियर। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में होगा क्लाइंट की एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो बेसिकली सारे ट्रांजैक्शन इनको डिस्क्लोज करे इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, नाउ लेट्स स्विच बैक, नाउ लेट अस स्विच बैक टू आवर SA550। ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल एंगल दिखा दिया, बराबर ना। व्हाट डज SA550 से? SA550 सबसे पहले आपको रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन बताता है। क्या बताता है बच्चों? रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन बताता है SA550। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया SA550 इज अ वेरी हम्बल स्टैंडर्ड। SA550 क्या कहता है कि भाई आपका जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, फॉर एग्जांपल आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडेस तो इंडेस, आपका जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, अगर उसने कोई डेफिनेशन देके रखी है रिलेटेड पार्टी की, तो कृपया करके भाई साहब उसको फॉलो करो। SA550 में दी गई डेफिनेशन मत फॉलो करें। क्या बोला मैंने? SA550 में दी गई डेफिनेशन को फॉलो ना करें। ठीक है, यद्यपि कदापि
आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कोई डेफिनेशन नहीं देता, या फिर बच्चों अगर वो डेफिनेशन अगर जो बात कर रहा है बहुत साइलेंट है, इट इज नॉट डिस्कसिंग टू मच ऑन लिबर्टी, तभी जाके आप SF5FT की डेफिनेशन पे तवज्जो दे सकते हो। आर यू क्लियर? तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट। राइट अबाउट द स्कोप ऑफ दिस SF5FT एंड डेफिनेशन। दिस स्टैंडर्ड SF5FT डील्स विथ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शन। बच्चा पार्टी इसको मैं शॉर्ट में डिनोट करूंगा अपनी क्लास में RPR एंड RPT। क्या बोला मैंने? एवरीबडी इन द चैट बॉक्स जल्दी से लिख दीजिए RPR एंड RPT, जल्दी से चैट में लिख दीजिए RPR एंड RPT। बच्चा पार्टी मतलब क्या? आज एक होल्डिंग और सब्सिडरी को जो रिलेशन होती है दैट विल बी अ रिलेटेड पार्टी रिलेशन, ठीक है, वो लगा अंडर RPR, उनके नाम भी बताने हैं। एंड बच्चों RPT इज द ट्रांजैक्शन विद द रिलेटेड पार्टी, दैट इज RPT। आर यू क्लियर? जल्दी चैट में लिख दीजिएगा RPR एंड RPT, ठीक है। तो देयरफॉर SF5FT डील करता है विद माय रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग RPR एंड RPT व्हेन परफॉर्मिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब मेरी सारी जिम्मेदारी जो है इस स्टैंडर्ड ने बताई है। स्पेसिफिकली इट अप्लाइज इन रिलेशन टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक एसोसिएटेड विद RPR एंड RPT, ठीक है। जहां बच्चों जहां पे रिस्क है इन ट्रांजैक्शन में, वहां पे हमारा ज्यादा काम रहेगा। आप जानते हो हमारा ऑडिट इज अ रिस्क बेस्ड ऑडिट, तो देयरफॉर रिलेटेड पार्टीज के साथ जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं दोज आर इनहेरेंटली रिस्की, तो देयरफॉर ऑडिटर की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। ओके, डेफिनेशन देखते हैं बच्चों। डेफिनेशन क्या बोल रहा है SF5FT? A related party as defined in the applicable financial reporting framework, as simple as that। एक ऐसी रिलेटेड पार्टी बच्चों जो डिफाइन कहां की गई है इन द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, उसको हम लोग रिलेटेड पार्टी कहेंगे। और where the AFRF is silent, where the AFRF establishes minimal or no related party requirements, कुछ भी बात नहीं करता है, ठीक है, तब बच्चों हमें SF5FT की डेफिनेशन को तवज्जो देनी है, ठीक है। अभी एक और इंपॉर्टेंट खास बात, पे अटेंशन वेरी केयरफुली बच्चों। ये जो स्टैंडर्ड है इसके अंदर हमारा क्लाइंट जो है, क्लाइंट को बोला गया है रिपोर्टिंग एंटिटी। क्या बोला गया है? ये थोड़े बेसिक स्टेपल पॉइंट्स है इस स्टैंडर्ड के जो आपको समझने पड़ेंगे बच्चों। ये स्टैंडर्ड में, इस स्टैंडर्ड में हमारे क्लाइंट को क्या नाम से संबोधित किया गया है? ये क्लाइंट में, ये स्टैंडर्ड SF5FT के अंदर हमारे क्लाइंट को रिपोर्टिंग एंटिटी कहा गया है। सर काहे को रिपोर्टिंग एंटिटी? द रीजन इज दैट बच्चों बिकॉज मेरा क्लाइंट जो है वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कर रहा है ना यार फाइनेंशियल में, इसीलिए रिपोर्टिंग एंटिटी। आर यू क्लियर? तो जगह जगह पे जहां पे आपको रिपोर्टिंग एंटिटी ये शब्द दिखा, मतलब वो हमारे क्लाइंट की बात कर रहा है। आर यू क्लियर? चलिए सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, पे अटेंशन वेरी क्लियरली। जस्ट 1 सेकंड बच्चों, आई थिंक सो जनवरी के रिजल्ट की डेट आ चुकी है शायद से। ओके नहीं अब तक तो नहीं आई है, सॉरी। जी हाँ, लेट्स रीस्टार्ट। ओके सॉरी, वो क्या है, इंटर के बच्चे भी हैं यार जनवरी के। हाँ बच्चों, पॉइंट नंबर 1 क्या है बच्चों? फोकस कीजिएगा। पहला पॉइंट फोकस करना, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो बच्चों मेरे क्लाइंट के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस लेके बैठा है। क्या बोला मैंने? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेरे क्लाइंट के ऊपर कंट्रोल है या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो बच्चों ऐसा ऑर्गेनाइजेशन और मेरा क्लाइंट विल बिकम रिलेटेड पार्टीज। क्या बोला मैंने? 1 सेकेंड एवरीबडी, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, और मैं ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा हूं, इट कैन बी पर्सन, इट कैन बी अ कंपनी, एनीबडी, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेरे क्लाइंट के ऊपर कंट्रोल है या फिर बच्चों सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो ऐसे क्लाइंट को हम लोग, ऐसे पार्टीज को हम लोग क्या बुलाएंगे? रिलेटेड पार्टीज, ठीक है। देखिए लुक एट दिस, क्या लिखा है? अ पर्सन और अदर एंटिटी, मैंने ऑर्गेनाइजेशन वर्ड यूज किया, दैट हैज कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ठीक है, ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी, मतलब ओवर माय क्लाइंट, बराबर ना। और बच्चों दैट कंट्रोल कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और थ्रू वन और मोर इंटरमीडिएट्स। दैट कंट्रोल कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल, बट कंट्रोल होना जरूरी है, ठीक है। तब बच्चों वो व्यक्ति और मेरा क्लाइंट दोनों विल बिकम रिलेटेड पार्टी। डन ना डन? आगे
दूसरा केस बच्चों, एक ऐसा सिचुएशन जहां पे मेरा क्लाइंट का किसी और के ऊपर, मेरा क्लाइंट का एग्जांपल लेते हैं, मैं क्लाइंट इज द होल्डिंग कंपनी, मेरे क्लाइंट का सब्सिडरी पे कंट्रोल है, राइट? तो देयरफॉर मेरा क्लाइंट एंड जिसके ऊपर उसका कंट्रोल है, दे विल बिकम रिलेटेड पार्टीज। देखिए, अनदर ऑर्गेनाइजेशन ओवर विच माय क्लाइंट हैज कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, अगेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों पार्टीज विल बिकम रिलेटेड पार्टी, एज इजी एज दैट। ठीक है बच्चों, चलिए दो हो गए। तीसरा पॉइंट बच्चा पार्टी, अनदर एंटिटी दैट इज अंडर कॉमन कंट्रोल विथ माय क्लाइंट। क्या बोला मैंने? मतलब दो एंटिटीज, ए एग्जांपल लेते हैं, मेरा क्लाइंट इज ए लिमिटेड, तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, ये दोनों रिलेटेड पार्टीज कब कहे जाएंगे बच्चों? व्हेन दे आर अंडर कॉमन कंट्रोल ऑफ अ थर्ड पर्सन। ए और बी, ए और बी, मेरा क्लाइंट ए लिमिटेड है, ए और बी लिमिटेड, दोनों के दोनों रिलेटेड पार्टीज कब कहे जाएंगे? व्हेन दे आर अंडर कॉमन कंट्रोल ऑफ अ थर्ड पर्सन। ठीक है, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है वो चीज? थ्रू कॉमन कंट्रोलिंग ओनरशिप। मतलब क्या? जो ओनर है वो सेम बंदा है, दैट इज वन वे। दूसरा, दोनों ओनर्स आर क्लोज फैमिली मेंबर्स, दोनों ओनर्स जो हैं वो क्या क्लोज, ए लिमिटेड का ओनर एंड बी का ओनर दोनों भाई भाई हैं, दे आर क्लोज फैमिली मेंबर्स। एंड लास्ट इज कॉमन की मैनेजमेंट। अगर बच्चों यहाँ का जो की मैनेजमेंट है वो दोनों जगह पे सेम की मैनेजमेंट है, ठीक है, तब ए और बी क्या हो जाएंगे बच्चों? रिलेटेड पार्टीज। ठीक है, तो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, यस आई एम रिपीटिंग वंस अगेन ऑल द 3 पॉइंट्स, फोकस करना ध्यान से। पॉइंट नंबर वन, एक ऐसा एंटिटी जो मेरे क्लाइंट पे कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस लेके बैठा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसको बुलाए जाएंगे रिलेटेड पार्टीज। पॉइंट नंबर 2, मेरा क्लाइंट जिसके ऊपर कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस लेके बैठा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसको बोलेंगे रिलेटेड पार्टीज। पॉइंट नंबर 3, मेरा क्लाइंट ए लिमिट और बी लिमिट, इन दोनों को रिलेटेड पार्टी कब कहेंगे? जब ऊपर का व्यक्ति सेम है। ठीक है, मतलब क्या तो ओनर्स सेम है, या दोनों के ओनर्स क्लोज फैमिली मेंबर्स है, या फिर बच्चों लास्ट पॉइंट इज दैट कि दोनों के की मैनेजमेंट कॉमन है, तब ए और बी लिमिट क्या हो जाएंगे? रिलेटेड पार्टीज हो जाएंगे। अगर आपको डेफिनेशन समझ में आई तो राइट इन द चैट बॉक्स डेफिनेशन डन। अगर आपको डेफिनेशन समझ में आई तो राइट इन द चैट बॉक्स डेफिनेशन डन। मिनट बच्चों, होल्ड ऑन। चलो बहुत बढ़िया, डेफिनेशन डन, वेरी गुड। ओके, अब आता है कहानी में ट्विस्ट। कहानी में ट्विस्ट, गांव वालों, कहानी में ट्विस्ट 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 ट्विस्ट। ठीक है बच्चों, अगर आप नोटिस करोगे जो मैंने आपको लास्ट पार्ट सिखाया, जो मैंने आपको लास्ट पार्ट जो सिखाया मैंने, ये वाला याद है, कॉमन कंट्रोलिंग ओनरशिप वाला, याद है ना? कॉमन कंट्रोलिंग ओनरशिप वाला पॉइंट दिखाया।
इस चक्कर में एक चीज होने वाली है, क्या होने वाला है पता है? देखो, आप जानते हो सेंट्रल गवर्नमेंट, सपोज करो एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड। हाय ज्योति, गुड आफ्टरनून। ज्योति बेटा आप क्लास में नहीं आते हो? हाँ, सपोज करो यहाँ पे 60% होल्ड कर रहा है बच्चों, यहाँ पे 70% होल्ड कर रहा है। ओके बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट सपोज करो एक्स लिमिट में 60% होल्ड कर रहा है, वाई में 70% होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों ऐसे केस में क्या हो जाएगा, आप जानते हो ये भी गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी, बराबर ना? ये भी गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी, ये भी गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी, ठीक है। अभी आप जानते हो बच्चों, अभी जो अपन ने डेफिनेशन देखी उसमें कहना है वी हैव कॉमन कंट्रोलिंग ओनर, बराबर ना? वी हैव कॉमन कंट्रोलिंग ओनर सेंट्रल गवर्नमेंट, बराबर ना? लेकिन बच्चों इस चक्कर में साला सारे के सारे गवर्नमेंट कंपनीज जो है वो तो एक दूसरे की रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे, है कि नहीं? सारे के सारे गवर्नमेंट कंपनीज एक दूसरे की रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे, बराबर ना? जबकि उन्होंने एक दूसरे के साथ शायद कोई ट्रांजैक्शन किया भी ना हो, फिर भी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन सारी गवर्नमेंट कंपनीज एक दूसरे की रिलेटेड पार्टी बन जाएंगी ना यार। इमेजिन करो, होगा कि नहीं? राइट और नो? सारी की सारी सोचो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट इज होल्डिंग इन जेड लिमिटेड, जेड भी इनकी रिलेटेड पार्टी हो जाएगी, सब लोग एक दूसरे की रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे, यस और नो? तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस, ओके, द स्टैंडर्ड हैज क्लियरली स्टेटेड दैट गवर्नमेंट एंटिटीज में बच्चा पार्टी ये लोग तभी के तभी, क्या बोला मैंने, गवर्नमेंट एंटिटीज में ये लोग तभी के तभी रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे इफ दे एंटर इनटू सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन विद ईच अदर, वरना नहीं। देखो, entities that are under common control by state, बराबर ना, एग्जाम्पल नेशनल, रीजनल और लोकल, are not considered related unless they engage in significant transactions or share resources to a significant extent with one another। अगर हाँ इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा ट्रेड हो रहा है, बहुत रिसोर्सेज शेयर हो रहे हैं, और बच्चों इन दैट केस दे आर नॉट कंसिडर्ड रिलेटेड अनलेस दे एंटर इनटू सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन विद ईच अदर। इज द लॉजिक क्लियर? अगर आपको गवर्नमेंट कंपनी का एक्सेप्शन समझा तो राइट, गवर्नमेंट कंपनी एक्सेप्शन डन। इसको क्या बुलाता हूं मैं? दिस इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट कंपनी एक्सेप्शन। डन है बच्चों? शुरू करें, आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट कंपनी एक्सेप्शन समझा, राइट? गवर्नमेंट कंपनी एक्सेप्शन डन। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, राइट अबाउट द नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस। ठीक है बच्चों, मैंने आपको क्या बताया? रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस दे कैरी नो हायर रिस्क, बराबर ना? यद्यपि कदापि अगर इट इज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड एट आर्म्स लेंथ प्राइस, यस और नो? ठीक है, तो याद रखना, अगर बच्चों आपका क्लाइंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहा है एंड इट इज हैपनिंग एट मार्केट प्राइस एंड इट इज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, एग्जांपल लेते हैं टाटा स्टील। टाटा स्टील अपने रेट पार्टी को स्टील बेच रहा है तो उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, और बच्चों जहां बेसिकली उनका अगर मार्केट प्राइस पे है तो इट विल कैरी नो हायर रिस्क। ठीक है, देखिए, मेनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, एग्जांपल टाटा स्टील सेलिंग स्टील इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इन सच केस they may carry no higher risk of material misstatement than similar transaction with unrelated parties। समझे? मतलब क्या, इन दैट सिचुएशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। However, nature of the relationship and transaction may in some case give rise to higher risk of material misstatement। मतलब कुछ केसेस में बच्चों ज्यादा रिस्क होगा and therefore higher auditor attention required। therefore higher auditor attention is required। higher auditor attention is required। Are you clear बच्चों? higher auditor attention is required। आएगा अरुणा बेटा, वही आंसर आ रहा है। देखिए, पे अटेंशन बच्चों, यद्यपि कदापि रिलेटेड पार्टीज ऑपरेट थ्रू एन एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स रेंज ऑफ रिलेशनशिप्स एंड स्ट्रक्चर्स with a corresponding increase in the complexity of related party transaction। मतलब क्या बच्चों, if at all दो related parties जो है बच्चों, they operate in a complex range of relationships and structures। ठीक है, मतलब क्या,
जो स्ट्रक्चर होता है ना ऑर्गेनाइजेशन का बच्चों बहुत कॉम्प्लेक्स है। ए बी में होल्ड कर रहा है, बी सी में होल्ड कर रहा है, सी डी में होल्ड कर रहा है, डी ई में होल्ड कर रहा है, ई एफ में होल्ड कर रहा है। बच्चों बहुत मल्टीपल एंटिटीज उन्होंने क्रिएट करके रखी है। ठीक है, ऐसे केस में झोल होने के चांसेस होते हैं, समझे। तो देयरफॉर बच्चों इन दैट केस जब जब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आर ऑपरेटिंग थ्रू अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ नेटवर्क, ठीक है, दे आर ऑपरेटिंग कैसे बच्चों, थ्रू अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, ठीक है, तब हाई रिस्क आ सकता है। ठीक है, एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स रेंज ऑफ रिलेशनशिप्स एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, ए इंटू बी, बी इंटू सी, सी इंटू डी, ऐसा, तब बच्चों ज्यादा रिस्क आ सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर बच्चों जो टेक्नोलॉजी वो लोग यूज कर रहे हैं इज इनफेक्टिव एट आइडेंटिफाइंग और समराइजिंग ट्रांजैक्शन एंड बैलेंसेस बिटवीन एंटिटी एंड रिलेटेड पार्टीज, बच्चों मतलब इनकी टेक्नोलॉजी बकवास है। ठीक है, इनकी टेक्नोलॉजी अदर अच्छी नहीं है जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और रिलेशनशिप्स को ढूंढ लेवे, ठीक है, तो बच्चों ज्यादा रिस्क है। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट, transactions may not be conducted under normal market terms. For example, some transaction may be conducted with no exchange of consideration, मतलब free of cost। ठीक है बच्चों, जहां पे मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन हैपनिंग एट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है बच्चों, तो वहां पे रिस्क बढ़ जाएगा। आई एम रिपीटिंग वन सेकेंड, तीन केसेस में बच्चों रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का रिस्क ज्यादा है। पॉइंट नंबर वन, इफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑपरेटिंग थ्रू अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ नेटवर्क, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। पॉइंट नंबर टू, अगर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर नॉट केपेबल टू आइडेंटिफाई एंड समराइज द ट्रांजैक्शन। एंड पॉइंट नंबर थ्री बच्चों, जहां पे ट्रांजैक्शंस आर हैपनिंग एट ऑफ मार्केट प्राइस अदर देन मार्केट प्राइस, इट कैन बी फॉर कंसिडरेशन विच इज देयर इज नो कंसिडरेशन एट ऑल, तब बच्चों ज्यादा रिस्क आ सकता है। बच्चा पार्टी, इफ यू अंडरस्टूड क्वेश्चन टू, राइट क्वेश्चन टू डन। क्वेश्चन टू समझा क्या, नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप समझा, बोलो। चलो अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं बच्चों। राइट अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंटिटीज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस बाय एन ऑडिटर। बच्चों मैं कैसे ढूंढू रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस, कैसे ढूंढा जाए। बहुत सिंपल है, पूछ के, बहुत सिंपल है बच्चों, पूछ लो, है कि नहीं। ऑडिटर शैल इंक्वायर, क्या करेगा बच्चों, ऑडिटर इंक्वायरी करेगा, क्या करेगा, इंक्वायरी। ठीक है, क्लाइंट को पूछ लेगा, क्लाइंट तुम बताओ कितने रिलेटेड पार्टीज है भाई तुम्हारे, ठीक है, कितने ज्यादा रिलेशन है तुम्हारे, ये बताओ। ऑडिटर शैल इंक्वायर ऑफ मैनेजमेंट रिगार्डिंग आइडेंटिटी ऑफ द क्लाइंट का रिलेटेड पार्टीज इंक्लूडिंग चेंजेस फ्रॉम द प्रायर पीरियड, बराबर ना, कि लास्ट ईयर हो सकता है बच्चों जो एसोसिएट हो अब सब्सिडरी बन जाए, लास्ट ईयर का सब्सिडरी अब एसोसिएट बन जाए, लास्ट ईयर एक मामूली इन्वेस्टमेंट रहेगा 5% का, यू माइट इंक्रीज इट टू 25%, तो लास्ट ईयर एक मामूली इन्वेस्टमेंट एसोसिएट बन जाए, है कि नहीं बच्चों। हाय मौलिक बेटा, गुड मॉर्निंग, सुबह नहीं आए थे तुम मौलिक, हाँ मौलिक सुबह नहीं आए थे बेटा, ज्योति बेटा भी गायब हो गई, आके हाय हेलो बोल के चुप हो गई। हाँ बच्चों, अगर मेरा क्लाइंट एक्स लिमिट है, एक्स लिमिट ने वाई लिमिटेड में 5% होल्ड किया था, तो ये तो मामूली इन्वेस्टमेंट है, मामूली इन्वेस्टमेंट, बराबर है लास्ट ईयर। लेकिन बच्चों करंट ईयर में क्या हुआ पता है, एक्स लिमिट ने अपना स्टेक बढ़ा दिया, एक्स लिमिट ने वाई लिमिट में अपना स्टेक बढ़ा के 25% कर दिया, है कि नहीं। तो बच्चों इन दैट केस क्या हो गया भाई, ये अभी वाई लिमिट का स्टेटस चेंज हो गया, नाउ इट इज एन एसोसिएट कंपनी, यस और नो, बिकॉज एसोसिएट कंपनी से इतना होता है मोर देन 20%, मिनिमम 20% होता है, बराबर है। तो इन दैट केस 25% हो गया। इमेजिन करो ये हुआ था 21-22 में, 22-23 में ये हो गया, 23-24 लास्ट ईयर में एक्स लिमिट ने और बढ़ा दिया स्टेक, बढ़ा के 55% हो गया, तो बच्चों अब ये क्या हो गई, सब्सिडरी हो गई, यस और नो। तो देयरफॉर बच्चों क्या पॉइंट ऑफ व्यू नोटेड किया है कि बच्चों कि जो लास्ट ईयर के आपके रिलेटेड पार्टीज थे हो सकता है उनका स्टेटस चेंज हो गया हो, ठीक है, तो इसके लिए क्लाइंट को पूछ लो, क्लाइंट बता भाई क्या क्या हुआ। पॉइंट नंबर 2,
बच्चा पटी नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड दीज रिलेटेड पार्टीज पूछना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई इन लोगों के दोनों के बीच में सबसे पहले क्या बोलना, आइडेंटिटी, क्या बोलना, आइडेंटिटी के कौन है, कौन मानने के बाद बच्चों पूछना है नेचर ऑफ रिलेशनशिप, बराबर ना, कि भाई सब्सिडरी है क्या, मैंने ये दोनों पॉइंट आपको साथ में कवर करा दिया, बराबर ना। पहले पूछना है नाम, नाम के बाद रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट, वेदर द एंटिटी entered into any transaction with these related parties during the period and if so type and purpose of the transaction। तो तीन सवाल पूछने बच्चों, तीन सवाल, बराबर ना। सवाल नंबर 1 नाम, दूसरा रिश्ता, तीसरा ट्रांजैक्शन। क्या बोला मैंने, नाम रिश्ता ट्रांजैक्शन, नाम रिश्ता ट्रांजैक्शन। नाम पूछो कि भाई कौन सी एंटिटीज हैं, लास्ट ईयर कौन सी थी, दूसरा उनके साथ क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट कंपनीज, ठीक है, जॉइंट वेंचर्स, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है। एंड पॉइंट नंबर 3, जिसके साथ आपका रिश्ता है उसका आपने क्या ट्रांजैक्शन किया, ठीक है, जिसके साथ आपका रिलेशन है उसका आपने क्या ट्रांजैक्शन में एंटर किया, व्हाट वाज द ट्रांजैक्शन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ट्रांजैक्शन, ये पूछना है। आर यू क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट, पूछताछ हो गई। ऑडिटर शैल इंक्वायर ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी and perform other risk assessment procedures considered approved to obtain understanding of the controls if any that management has established। पॉइंट नंबर 2, अब मैं पूछताछ करूंगा उनके कंट्रोल्स की, ठीक है, कि भाई क्लाइंट लोगों को पूछूंगा कि भाई कैसे कंट्रोल तुमने रखे विद रिस्पेक्ट टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। बिकॉज कहने से बच्चों एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे ऑर्गेनाइजेशन को अगर जबरदस्त फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है तो इन दैट केस उनको ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को एक साथ मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, नोट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यस और नो? यद्यपि कदापि क्लाइंट को जबरदस्त फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है तो क्लाइंट को सारे बच्चों, साल में 365 दिन होते हैं, है कि नहीं। अब 365 दिनों में बच्चों कौन सा ट्रांजैक्शन हो रहा है रिलेटेड पार्टी के साथ, उसकी एक लिस्ट भी तो होनी चाहिए, क्योंकि उन सबको मिला के एग्रीगेट करके साल के एंड में बताना है ना नोट्स में, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया साल के। तो देयरफॉर एकदम जबरदस्त कंट्रोल रखने पड़ेंगे ताकि मालूम पड़े कि ये ट्रांजैक्शन जो रिलेटेड पार्टी का हो रहा है वो प्रॉपर मार्केट प्राइस पे हुआ है कि नहीं, तो उसकी प्राइस की डिटेल्स नोट डाउन करनी पड़ेगी, क्या निगोशिएशन हुआ वो नोट डाउन कर रखना पड़ेगा, क्या ट्रांजैक्शन हुआ वो नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रॉपर कंट्रोल चाहिए ना भाई, ठीक है, वो कंट्रोल्स कैसे हो मुझे देखना पड़ेगा, समझे। देखो उसके लिए क्या करूंगा मैं, आइडेंटिफाई करूंगा कंट्रोल्स, दैट सॉरी कंट्रोल्स जो क्लाइंट ने लगे हैं टू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस। क्या उन्होंने जबरदस्त कंट्रोल रखे हैं जिससे वो ढूंढ पाए कितने आरपीआर आरपीटी हुए हैं, क्या वो लोग प्रॉपरली अकाउंटिंग कर रहे हैं, आर दे प्रॉपरली एबल टू, आर देयर कंट्रोल्स इन प्लेस टू प्रॉपरली अकाउंट फॉर द आरपीआर आरपीटी एंड आर देयर कंट्रोल्स इन प्लेस टू प्रॉपरली डिस्क्लोज द आरपीआर आरपीटी। गॉट इट बच्चों? यस, इन अकॉर्डेंस विद एएफआरएफ, बराबर ना, जैसे एएफआरएफ बोल रहा है उस हिसाब से, बराबर। याद है एएस 18 की डेफिनेशन, क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स आर एबल टू आइडेंटिफाई, अरे एएस 18 ने बोला था कि भाई हाँ होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप है तो इट इज अ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप आ गई, तो उसके बाद जो जो ट्रांजैक्शन है डिस्क्लोज करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, क्या कंट्रोल्स इन प्लेस है टू ऑथराइज एंड अप्रूव द सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन अरेंजमेंट विद, याद है सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस एंड अरेंजमेंट विद रिलेटेड पार्टीज। बच्चों मैंने आपको टाटा मोटर्स के एनुअल रिपोर्ट में दिखाया था, याद है ना, ऊपर थे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, नीचे थे सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस। तो वो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन की लिस्ट अलग होती है, क्या वो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस ऑथराइज एंड अप्रूव बराबर से हुए थे, उसके लिए प्रॉपर कंट्रोल थे। एंड authorize and approve significant transactions outside the normal course of business, any transaction which was not in the ordinary course of business but outside the ordinary course of business, वो ट्रांजैक्शंस के लिए प्रॉपर अथॉरिटी थी कि नहीं थी, समझे बच्चों। तो देयरफॉर याद रखना, यद्यपि कदापि ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग लेनी है, क्या लेनी है, ऑडिटर को अंडरस्टैंड करना है कि क्लाइंट के कितने रिश्ते हैं और कितने रिश्तों के साथ कितने ट्रांजैक्शन हुए। तो पहले बात तो पूछना पड़ेगा, क्या पूछना पड़ेगा, नाम पूछना पड़ेगा भाई उनके साथ रिश्ता क्या है, और लास्ट पॉइंट बच्चों रिश्ता क्या कहलाता है, और लास्ट पॉइंट पूछना पड़ेगा उनके साथ क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। एंड दूसरी चीज मुझे पूछताछ करनी पड़ेगी इन्होंने कंट्रोल कितने रखे हैं, ताकि क्लाइंट खुद आइडेंटिफाई कर पाए आरपीआर आरपीटी, क्लाइंट खुद अकाउंट कर पाए और क्लाइंट को डिस्क्लोज कर पाए। और लास्ट पॉइंट, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस एंड ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, क्या उनको प्रॉपर अथॉरिटी एंड अप्रूवल के साथ ही कंडक्ट किया गया कि नहीं किया। बोलो बच्चों, हैव यू अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 3? तो राइट क्वेश्चन 3 डन। क्वेश्चन 3 समझा तो राइट क्वेश्चन 3 डन। मैं तब तक जल ग्रहण करता हूं, कहां गया भाई, यस।
पुल्स। ओके, अभी फील हो रहा है, अभी फील हो रहा है क्यों मैंने तुम लोगों को टाटा मोटर्स की वो बैलेंस शीट दिखाई, देख रहे हो, वरना वो नहीं दिखाता तो यहां पे आपकी कनेक्टिविटी नहीं बैठती, ठीक है। ओके बच्चों, अभी पूछताछ कर ली, पूछताछ करने के बाद हाउ कैन ऑडिटर वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ आरपीआर एंड आरपीटी, ठीक है। मतलब क्या कि कौन से डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के, कौन से डॉक्यूमेंटेशन देख के मुझे भरोसा हो जाएगा, हाँ भाई ये लोग मुझे चूना नहीं लगा रहे, ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है। ड्यूरिंग द ऑडिटर शैल मेंटेन अलर्टनेस का पता ना अपन क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, क्या बोलते हैं, ओके बच्चों। हाँ, ड्यूरिंग द ऑडिटर शैल मेंटेन अलर्टनेस फॉर रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन व्हाइल रिव्यूइंग रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट। समझे क्या मतलब आप जब ऑडिट कर रहे हो, तो इन द केस चौकन्ना ना रहना। आपको आपके दिमाग में अगर आपको ऑलरेडी बैक ऑफ द माइंड पता है, देखो आप इंसान हो, आपको अगर दिमाग में पता है कि इनकी कितनी सब्सिडरीज हैं, ठीक है, तो इन दैट केस बच्चों जब आप कोई डॉक्यूमेंट देख रहे हो आपको दिख जाएगा ना, सेल ऑफ सर्विसेज इनवॉइस दिख रहा है, इनवॉइस बराबर ना, इनवॉइस दिख रहा है, आपके क्लाइंट ने एक इनवॉइस बना, आपको इनवॉइस दिखा, वहां पे दिख रहा है टाटा मोटर्स ने इनवॉइस बनाया, सेल ऑफ सर्विसेज, सॉरी बाइंग ऑफ सर्विस, ये अवेलिंग सर्विसेज फ्रॉम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा मोटर्स का एक परचेज इनवॉइस आपको दिख रहा है, जहां जिसके अंदर बच्चों उन्होंने बाय किया हुआ है सर्विसेज, दे हैव बॉट सर्विसेज फ्रॉम व्हाट, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, बराबर। तो बच्चों अगर आपके बैक ऑफ द माइंड रहेगा, ठीक है, क्या रे ये बैक ऑफ द माइंड, ये तो नाम देखा देखा लग रहा है टाटा कंसल्टेंसी, ये तो इनकी रिलेटेड पार्टी है, तो आपको पता चल जाएगा रे ये तो रिलेटेड पार्टी है यार, समझे क्या, ये बोल रहे हैं। ड्यूरिंग द ऑडिट यू शुड रिमेन अलर्ट फॉर इंफॉर्मेशन व्हाइल रिव्यूइंग रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, बराबर ना। मतलब 100 बात की एक बात, ऐसे 550 आपके हमेशा दिमाग में चलते रहना चाहिए, बैक ऑफ द माइंड, ठीक है। जब जब आप डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हो ना, तब तक आपको चौकन्ना रहना है कि कहीं ये दिख गया, ये दिख गया, ये दिख गया, समझे। फिर क्लाइंट को तूने दिखाया है क्या, ये जो तुमने बाय किया है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस से, सर्विस ली है, क्या तुमने इसको शो किया है फाइनेंशियल में, ठीक है। पकड़े गए, क्लाइंट पकड़ा गया, समझे क्या, गॉट इट। He may inspect the following records or documents that may provide information about RPR and RPT, बराबर बच्चों, ठीक है। ये सारे इंफॉर्मेशन देखनी है, और इसका बच्चों क्या HTR है, ध्यान से देखना, एक ही वर्ड आपको याद रखना है, IN, क्या याद रखना बच्चों, इंडिया का IN याद रखना, IN, ठीक है बच्चों। यहां पे मेजॉरिटी डॉक्यूमेंट्स IN से शुरू होते हैं, बता दो आपको, देखिए इनकम टैक्स रिटर्न, बराबर है, इनकम टैक्स रिटर्न, इंफॉर्मेशन सप्लाई टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज, फिर बच्चों इन्वेस्टमेंट्स का रिकॉर्ड, इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का स्टेटमेंट, फिर बच्चों नेक्स्ट पॉइंट इनवॉइसेस फ्रॉम द प्रोफेशनल एडवाइजर, इंश्योरेंस की पॉलिसी, ठीक है बच्चों, उसके बाद इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट, ठीक है, फिर बच्चों इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स एसोसिएटेड एंटिटीज फाइलिंग विद द सिक्योरिटीज रेगुलेटर, मतलब सेबी, ठीक है, मतलब क्या डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन फाइल्ड विद द रेगुलेटर, ठीक है। यहाँ क्या लिखना है अपने को, डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन फाइल्ड विद द सिक्योरिटीज रेगुलेटर माने सेबी। बच्चों कितने पॉइंट ऑलरेडी हो गए, देखो आयन से, इनकम टैक्स रिटर्न, इंफॉर्मेशन सप्लाई टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज, बराबर ना, ये सेम पॉइंट इधर भी रिपीट हो रहा है कि नहीं, सेम पॉइंट इधर रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड, इनवॉइस फ्रॉम द एडवाइजर, इंश्योरेंस पॉलिसी, इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट। और बच्चों याद रखना, देखिए इन्वेस्टमेंट का रजिस्टर आया तो शेयर होल्डर रजिस्टर भी आएगा ना यार, इन्वेस्टमेंट का रजिस्टर आया तो शेयर होल्डर का रजिस्टर भी आएगा, ठीक है। क्यों बच्चों, क्योंकि अपन मेरे क्लाइंट ने जिसमें पैसा डाला, मेरे क्लाइंट ने जिसमें पैसा डाला दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रजिस्टर। लेकिन मेरे क्लाइंट को जहां से पैसा मिला वो तो शेयर होल्डर है उसका, तो उसका नाम किधर आएगा, शेयर होल्डर रजिस्टर में आएगा, समझे क्या। तो देयरफॉर आपको शेयर होल्डर रजिस्टर पढ़ना है और इन्वेस्टमेंट रजिस्टर पढ़ना है, समझ में आया आयन, यस और नो, बोलो बच्चों। मतलब इनकम टैक्स रिटर्न में चौकन्ना रहिए, इंफॉर्मेशन जो रेगुलेटरी अथॉरिटी को चाहिए वहां चौकन्ना रहिए, शेयर होल्डर का जो रजिस्टर है वहां पे चौकन्ना रहिए, फिर बच्चों इन्वेस्टमेंट के रजिस्टर में चौकन्ना रहिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके अंदर चौकन्ना रहिए,
ठीक है। फिर बच्चों इनवॉइसेस जो मिले फ्रॉम प्रोफेशनल एडवाइजर वहां चौकन ना रहिए, इंश्योरेंस पॉलिसी में चौकन ना रहिए, इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट में चौकन ना रहिए, बराबर ना। एंड बच्चों और 2-3 पॉइंट्स कौन से आते हैं, ध्यान से देखिएगा। ओके बच्चों, व्हाट द हेल इज स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी? व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? जस्ट 1 सेकंड बच्चों। जी हाँ बच्चों, आर यू क्लियर? सारी लिस्ट क्लियर होगी बच्चों? हाँ, स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आपको बता रहा था ये क्या होता है बच्चों। पे अटेंशन। कई बार बच्चों ऑर्गन कंपनी के अंदर जब कोई डिस्कशन हो रहा होता है विथ रिस्पेक्ट टू अ पार्टी, ओके, और अगर डायरेक्टर उस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्टेड है तो ही विल गिव अ स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि भाई मैं ये डिस्कशन में एंटर नहीं कर सकता बिकॉज जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप डिस्कशन करने वाले हो उसमें मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है, तो देयरफॉर आई विल कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन। उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। समझे बच्चों? जस्ट 1 सेकंड, होल्ड ऑन। हाँ बच्चों, डन, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अग्रीमेंट्स विद की मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अग्रीमेंट्स विद की मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है कि जो जो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अग्रीमेंट्स होते हैं की मैनेजमेंट के साथ, याद है की मैनेजमेंट भी अपना रिलेटेड पार्टी होता है, तो उनके साथ जो अग्रीमेंट हुई है तो इन वो भी पढ़ना पड़ेगा। फिर बच्चों, सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट्स अग्रीमेंट्स नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बराबर बच्चों, वी शुड रीड दैट एज वेल। कॉन्ट्रैक्ट्स रीनेगोशिएटेड बाय द एंटिटी, वी शुड रीड दैट एज वेल, बराबर बच्चों। यस यस, अदर पॉइंट्स या मतलब मेजॉरिटी पॉइंट्स जो मैंने आपको बता दिए उतने पॉइंट्स भी लर्न करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। चलो बच्चों, इफ यू अंडरस्टूड क्वेश्चन 4 राइट, क्वेश्चन 4 डन। आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े, ओके। अगला पॉइंट आएगा बच्चों, एंगेजमेंट टीम डिस्कशन। ये क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। व्हाट डज एंगेजमेंट टीम डिस्कशन मीन? बच्चों इसका मतलब क्या है कि रिलेटेड पार्टीज के रिलेशन में हमारी एंगेजमेंट टीम को क्या क्या मैटर्स डिस्कस करने चाहिए, ठीक है। मैटर्स दैट मे बी एड्रेस्ड in the discussion by engagement team include nature and extent of entity का relationship and transaction with related parties, importance management is attached to maintaining internal controls regarding identification, accounting, disclosure। मतलब क्या इस आज मैं मेरे टीम के अंदर डिस्कस करूंगा कि क्या क्लाइंट जेन्युइनली रिलेटेड पार्टीज को ढूंढने में इंटरेस्टेड है भी कि नहीं भी, ठीक है। थर्ड पॉइंट बच्चों, records or documents that may indicate existence of RPR and related party relationships and transactions। में क्या बच्चों, कौन से रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है, ये हम लोग टीम के बीच में डिस्कस करेंगे। जो हमने अभी IN वाले डिस्कस किए ना, वो सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। circumstances or condition that may indicate RPR or RPT not disclosed by management to the auditor। मतलब क्या ऐसा कोई इंस्टेंस आपको लगा जहां पे क्लाइंट जो है वो बेसिकली आपसे कुछ छुपाने की ट्राई कर रहा है। एंड लास्ट पॉइंट, हम डिस्कस करेंगे टीम के अंदर कि अपने को अलर्ट रहना है, ठीक है। एम्फसाइज और मेंटेनिंग अलर्टनेस थ्रू आउट ऑडिट रिगार्डिंग पोटेंशियल ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स फ्रॉम RPR एंड RPT। समझ में आया बच्चों? तो 3-4 बातें अपन लोग अपने टीम में डिस्कस करेंगे। भाई इनके कैसे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, व्हाट इज द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द रिलेशनशिप, मतलब ये लोग बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं रिलेटेड पार्टी के साथ कि कम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, दैट इज पॉइंट नंबर 1।
नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन मतलब क्या बाइंग सेलिंग हो रही है, और एक्सटेंट का मतलब जो कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, ज्यादा कि कम, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, दूसरा पॉइंट है हमारे क्लाइंट एक्चुअल में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को तवज्जो दे रहा है कि नहीं दे रहा, आर दे जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन बेसिकली आइडेंटिफाइंग देम एंड अकाउंटिंग देम। नेक्स्ट बच्चों, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिनको देख के हमें रिलेटेड पार्टी रिलेशन के बारे में पता चला, ऐसे कौन से सर्कमस्टेंस लगे जहां पे बेसिकली क्लाइंट ने आपको कुछ चीजें छुपाई। एंड लास्ट पॉइंट बच्चों, एम्फेसिस ऑन मेंटेनिंग अलर्टनेस, मुझे टीम को बताना पड़ेगा भाई प्लीज अलर्ट रहिए टू रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस। बोलो बच्चों, एंगेजमेंट टीम डिस्कशन समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। बच्चों ओके, नेक्स्ट क्या बच्चों, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टीज और सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। ध्यान समझना ये क्या बच्चों, प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट टू अदर मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम। पहला क्या बच्चों, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी एंड सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन। ये क्या बच्चों, पे अटेंशन। सपोज करो अगर क्लाइंट ने आपसे कोई रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन छुपाई है, क्या बोला मैंने, सपोज कीजिए क्लाइंट ने आपसे कोई रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन छुपाई है, ठीक है, तब क्या करना चाहिए, तब बच्चों हमें प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट करना पड़ेगा टू अदर मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम, बराबर ना, कि जैसे मालूम पड़ा टीम को बताओ। नेक्स्ट, वेयर एएफआरएफ एस्टैब्लिशेस रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट्स, बराबर याद है हमने स्टार्टिंग में जब डेफिनेशन पढ़ी हमने क्या देखा, या तो एएफआरएफ में रिक्वायर यू टू डिस्क्लोज और एएफआरएफ में नॉट रिक्वायर डिस्क्लोज, बराबर ना। अगर एएफआरएफ रिक्वायर्स यू टू डिस्क्लोज, जो हमारे केस में है, बराबर ना, एएस 18 भी बोलता है, शेड्यूल 3 भी बोलता है, ठीक है, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई ऑल ट्रांजैक्शन विद न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी, जो बराबर ना, जो क्लाइंट ने आपको बताई नहीं थी, आपको भी मालूम पड़ी, तो क्लाइंट को पूछो इनका जितने ट्रांजैक्शन है सब बताओ। इंक्वायर एज टू व्हाई आपका इंटरनल कंट्रोल फेल्ड टू आइडेंटिफाई और डिस्क्लोज आरपीआर एंड आरपीटी, ठीक है, क्लाइंट को पूछा कि भाई क्यों आपके जो कंट्रोल्स थे वो इस रिलेटेड पार्टी को भूल गए, रिलेटेड पार्टी को ढूंढ नहीं पाए, व्हाई डिड द कंट्रोल फेल, बिकॉज अगर आपके अच्छे कंट्रोल थे तो इन दैट केस आपको तो ये पता होना, पहले से पता होना चाहिए था, आपको क्यों पता नहीं पड़ा, ठीक है। परफॉर्म करो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू न्यूली आइडेंटिफाइड आरपीआर एंड आरपीटी, मतलब क्या, प्रॉपरली उनको उन ट्रांजैक्शन को वाउचर वेरीफाई करो कि उनका अग्रीमेंट पढ़ो, क्या ट्रांजैक्शन हुआ है देखो, उस ट्रांजैक्शन के बराबर अकाउंटिंग हुई कि नहीं वो देखो। इफ नॉन डिस्क्लोजर अपीयर्स इंटेंशनल, इवैल्यूएट इंप्लीकेशंस फॉर ऑडिट, मतलब क्या हो सकता है बच्चों, इट माइट बी अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर एंड आपको अभी और ज्यादा डिटेल में ऑडिट करना पड़ सकता है, इट माइट बी अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर। समझा बच्चों? लास्ट पार्ट क्या बोला मैंने, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, इफ अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसा शो कर रहा है दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई, अगर आपको आइडेंटिफाई हुआ प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शन, मतलब जो क्लाइंट ने आपको बताए नहीं थे, तो पहले तो प्रॉम्प्टली क्लाइंट को बताओ। अगर एएफआरएफ बोलता है कि जहां पे बेसिकली डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तो इन दैट केस रिक्वेस्ट करो मैनेजमेंट को कि भाई इनके आज जितने ट्रांजैक्शन है सब बताओ,
ठीक है, सब आइडेंटिफाई करो और क्लाइंट को पूछो कि तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल क्यों फेल हुआ भाई। ठीक है, उन ट्रांजैक्शन को चेक करो, मतलब चेक एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव टू रिक्वेस्ट द क्लाइंट के ट्रांजैक्शन यू हैव टू डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल्स इन द नोट्स। एंड नॉन डिस्क्लोजर बच्चों, अगर आपको लग रहा है कि जेन्युइन था, कि जानबूझ के उनको तो पता था उन्होंने नहीं बताया, तो इन दैट इट मे बी अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर। समझ में आया बच्चों सेकंड पॉइंट? गुड बच्चों, चलो नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आउटसाइड एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में इंक्लूड। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स है बच्चों, ठीक है, दैट मे बी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। कौन से बच्चों? कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजैक्शंस जैसे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग और एक्विजिशंस, बराबर ना, मतलब बच्चों मर्जर एंड एक्विजिशन। ठीक है, मर्जर हुआ, एक्विजिशन हुआ, दीज आर नॉट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, दीज आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। लीजिंग ऑफ ऑफिस, rendering management services by entity to another party and where there is no consideration, मतलब क्या, free of cost। सेल ट्रांजैक्शन विद अनयूजुअली लार्ज डिस्काउंट और रिटर्न्स, बराबर है, अपन थोड़ी नॉर्मल कोर्स में इतना डिस्काउंट देते हैं। ट्रांजैक्शन विद सर्कुलर अरेंजमेंट, फॉर एग्जांपल सेल विद अ कमिटमेंट टू रीपर्चेज, बराबर है, मतलब बस शो करने के लिए माल भेजा, वापस रीपर्चेज कर लेंगे। ट्रांजैक्शन विद ऑफशोर एंटिटीज इन जुरिडिक्शन विद वीक कॉर्पोरेट लॉज, बच्चों एग्जांपल लेते हैं जहां पे मॉरिशस, बराबर ना, मॉरिशस हो गया, फिर बच्चों केमन आइलैंड्स हो गया, ये सब क्या है, दीज आर टैक्स हेवन जुरिडिक्शन, केमन आइलैंड्स। ठीक है बच्चों, इनके साथ अगर आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो इन दैट केस जाहिर सी बात है इट इज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, डेली ट्रांजैक्शन उनके साथ नहीं होते हैं। ट्रांजैक्शंस अंडर कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच टर्म्स आर चेंज्ड बिफोर एक्सपायरी, मतलब क्या कि जहां बच्चों एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन चल रहा था लेकिन उसके जो टर्म्स थे आपने एक्सपायरी के पहले चेंज कर दिए। इज द एग्जांपल्स क्लियर बच्चों? बोलो एग्जांपल्स अंडरस्टूड, तो राइट एग्जांपल्स डन। Are you clear? Yes, these are just few examples of transactions outside the normal course of business. Okay, हाँ, मेन आंसर इज दिस बच्चों कि अगर बच्चों आपको ऐसे ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं तो करना क्या होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर आप इफ यू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो आपको करना क्या होगा एज ऑडिटर। ठीक है, देखिए सबसे पहले इंस्पेक्ट करो कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट था ना दोनों पार्टीज में, उसको इंस्पेक्ट कर लो, इवेल्युएट करो बिजनेस रैशनल सजेस्ट ट्रांजैक्शन एंटर टू एंगेज इनटू फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और कंसीलिंग मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। ठीक है, मतलब क्या बच्चों, ध्यान से देखना, फोकस कीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे इन एसए 540। ठीक है, डिटेल में विल डिस्कस अबाउट दैट, बट व्हाट द हेल इज दिस बच्चा। बट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब बनता है, इसका मतलब होता है कि इन अ वे इट इज विंडो ड्रेसिंग। इसका मतलब क्या होता है, विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है, विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, मतलब क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छा दिखाना, बराबर ना, या फिर आप बोल सकते हो लॉस को छुपाना, एसेट्स जो होते हैं उनको ओवर वैल्यू करना, क्या करना, ओवर वैल्यू करना, लाइबिलिटीज को अंडर वैल्यू करना, समझे क्या गाँव वालों। ठीक है, ये होता है फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब क्या, अपने ऑर्गेनाइजेशन की हवा बनाना। क्या बोलता है बच्चों में, यस, सत्यम कंप्यूटर स्टेटेड, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशन हवा बनाना कि अपन बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है बच्चों, एनरॉन। ठीक है, बहुत बड़ा एग्जांपल क्या है, एनरॉन का जो सबसे बड़ा कॉर्पोरेट स्कैंडल हुआ था बच्चों, जिसके बाद आर्थर एंडरसन डूब गई थी, याद है ना। ठीक है, आर्थर एंडरसन जो तब बिग 5 हुआ करता था, वो बिग 5 डूब गई थी बच्चों। दे वर द ऑडिटर्स, आर्थर एंडरसन वाज द ऑडिटर ऑफ एनरॉन, और इतना बड़ा स्कैम हुआ था बच्चों। ठीक है बच्चा, बट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट का मतलब क्या होता है, चोरी, एंड कंसीलिंग चोरी मतलब चोरी को छुपाना। आर यू क्लियर बच्चों? क्या बोला मैंने, डिफरेंस समझो, डिफरेंस गाँव वालों, यस डिफरेंस समझो। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब क्या बच्चों, इट मींस विंडो ड्रेसिंग। अपन क्या कर रहे हैं, अपन लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपने शेयर्स की वैल्यू बढ़ाने की ट्राई कर रहे हैं शेयर लिस्टेड एंटिटी में। ठीक है, अपन लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, दैट इज फ्रॉड।
मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट इज चोरी एंड कंसीलिंग मिस मतलब चोरी को छुपाना। ठीक है, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। लेट्स सपोज, हाँ एग्जांपल देता हूं बच्चों। लेट्स सपोज एक डेटर डेटर पेड इन कैश ₹1,00,000। ठीक है, आपको उसकी एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी, कैश डेबिट टू डेटर, बराबर ना, कितने का 1,00,000, राइट। अभी जो कैशियर और अकाउंटेंट था उन्होंने चोरी की, उन्होंने एंट्री क्या पास की बच्चों, कैश डेबिट 90K, डिस्काउंट 10K, टू डेटर 1,00,000। समझे क्या, ये जो किया ना इसको बोलते हैं मिस अप्रोप्रिएशन एसेट्स। ठीक है, यस यस बेटा, पर्सनल यूज ऑफ एसेट विल ऑल्सो कम अंडर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। यस, अगर आपको क्लाइंट ने, लेट्स सपोज करते हैं, ऑफिशियल पर्पस के लिए कोई गाड़ी दी एंड आप उसको पर्सनल पर्पस के लिए, दैट इज मिस अप्रोप्रिएटिंग एसेट। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन का डेटा चोरी करके कंप्यूटर को बेचा, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। गॉट इट। अगर बच्चों आप लोगों ने, लेट्स सपोज करते हैं कि जहां पे बेसिकली किसी परचेज मैनेजर ने सप्लायर से कमीशन खाया, तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। अंडरस्टूड। सप्लायर को बोला कि एक काम कर, तू प्राइस इन्फ्लेट कर, मैं कंपनी से इन्फ्लेटेड प्राइस पे कराता हूं। ठीक है, इन्फ्लेटेड प्राइस पे करवाई और उससे एक्स्ट्रा में कमीशन ले लिया। ठीक है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। अंडरस्टूड बच्चों, इज द डिफरेंस क्लियर बिटवीन बोथ द टर्म्स, फ्रॉड इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मिस अप्रोप्रिएशन, समझा बच्चों। ठीक है, तो देयरफॉर बच्चों अपने को क्या देखना है, अगर इफ देयर इज इफ वी हैव आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द एंटिटी इज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, तो करना क्या पड़ेगा, यू हैव टू इंस्पेक्ट द अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट एंड इवेल्युएट करना पड़ेगा बच्चों। पहले तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो और देखो कि रैशनल क्या था, क्या रैशनल सजेस्ट कर रहा है फ्रॉड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मिस अप्रोप्रिएशन। फिर बच्चों टर्म्स ऑफ द ट्रांजैक्शन देखो आर कंसिस्टेंट विद मैनेजमेंट का एक्सप्लेनेशन, मतलब मैनेजमेंट जो बोल रहा है एक्चुअल में ऐसा हुआ है क्या। एंड लास्ट, ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोज हुआ है क्या एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन द नोट्स, जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया। एंड ऑब्टेन करो एविडेंस दैट ट्रांजैक्शन ऑथराइज्ड एंड अप्रूव्ड। इतना बड़ा ट्रांजैक्शन तो जो था आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ऐसे जो ट्रांजैक्शन थे क्या ये प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड थे, अप्रूव्ड थे कि नहीं थे। डन, बोलो बच्चों, आर यू क्लियर विथ एसए 550 नाउ। बताओ, एसए 550 के मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे मैंने आपको सारे सिखा दिए बच्चों। डन ना डन, आर यू क्लियर विथ एसए 550। चलो बच्चों, शॉर्ट में अभी अपन लोग ये भी कंप्लीट कर लेते हैं, एसए 520। ठीक है, दैट इज योर एनालिटिकल प्रोसीजर्स, उनको भी खत्म कर लेते हैं। चलो डन, ओके। हाँ बच्चों, नाउ लेट अस सी essay 520, that is analytical procedures. Just give me 1 minute.
चलो चलो, वेरी गुड बच्चों, ठीक है। अब बच्चों मैं ऐसे 5FT पढ़ा रहा हूं आपको, फोकस कीजिएगा। बच्चों अभी ऐसे 5FT जो है ना स्टैंडर्ड, ओके, आपके स्टडी मैट में वापस बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है, ठीक है, बहुत ही बेसिक तरह से आपको समझाया गया है, ठीक है। मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा, नॉट टू मच इन डिटेल, बट थोड़ा डिटेल में जाके आपको ये स्टैंडर्ड में समझाऊंगा, ठीक है ना, बिकॉज इतना इतना डिटेल में जाने के लिए बच्चों इस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ क्वेश्चन सीए फाइनल लेवल पे आए नहीं है, बट हाल फिलहाल में रिसेंटली तो नहीं आए, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, एनालिटिकल प्रोसीजर्स का मतलब क्या होता है, आर यू क्लियर, फोकस कीजिए बच्चों। एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो है ना, ध्यान सुनना, ये प्रोसीजर्स आप समझो नाम से, यू हैव टू अप्लाई अ लॉट ऑफ ब्रेन्स इन दिस स्टैंडर्ड, यू हैव टू हैव एन एनालिटिकल माइंड, समझे। आपने नोटिस किया होगा कि ऑडिट जो है, बच्चों जो हमारे इंटर्न्स करते हैं, आप आर्टिकलशिप में थे, आपने ऑडिट की है, आप जानते हो इट इज अ वेरी मैकेनिकल जॉब, हैव यू फेल्ट दैट, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, हैव यू फेल्ट दैट इन योर आर्टिकलशिप दैट इट्स अ वेरी मैकेनिकल जॉब, आपने देखा है, मतलब यू आर वेरीफाइंग द इनवॉइसेस, वाउचिंग वेरिफिकेशन कर रहे हो, बराबर ना, टिकड़ा मार रहे हो, तो इट्स अ वेरी वेरी मैकेनिकल जॉब, राइट। लेकिन नॉट एनालिटिकल प्रोसीजर्स, यहाँ पे जेन्युइनली आपको यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन्स, ठीक है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत होती है व्हेन यू आर अप्लाइंग SA 550 एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ठीक है। तो सुनिएगा क्या होता है इसके अंदर, पे अटेंशन बच्चों, इट इज these procedures are going to be helpful to you in all the three stages, ठीक है, these will be helpful to you in all the three stages, मतलब क्या, they will be helpful to you at the planning stage and the testing phase and completion phase, तीनों स्टेज में आप एनालिटिकल प्रोसीजर का अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सर ये होते क्या है, ध्यान से देखिएगा, एक सिंपल एग्जांपल देके आपको समझाता हूं मैं। लास्ट ईयर का एम्प्लॉय काउंट 500 था, एंड लास्ट ईयर की सैलरीज, पीएनएल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस डेबिट एंड पीएनएल वाज 50 lakhs, ठीक है, फॉर द एंटायर ईयर। करंट ईयर में द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज रिड्यूस्ड, वी हैव गॉट इट डाउन टू 400, एंड बच्चों द अमाउंट ऑफ सैलरी दैट वी हैव पेड इज 90 lakhs, ठीक है। तुम मुझे बताओ, यहां पे आपको थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है कि नहीं, डू यू फील सम इशू इन दिस, डू यू फील सम इशू इन दिस कि लास्ट ईयर वर्सेस करंट ईयर में थोड़ा सा बच्चों आपको दिक्कत लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कि भाई साहब जब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम हो गए, व्हेन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैव गॉन डाउन, हाउ इज द सैलरी पेमेंट इंक्रीज्ड, यस और नो, इतनी कैसे बढ़ गई, सैलरी का खर्चा तो कम होना चाहिए था, बराबर, सैलरी का खर्चा तो कम होना चाहिए था, यस और नो। तो देयरफॉर यू विल अंडरस्टैंड दैट, देयरफॉर you will understand that there is a high risk of material misstatement in salary, बराबर है। therefore आपको बच्चों सैंपल साइज और या फिर डेप्थ ऑफ चेकिंग, डेप्थ ऑफ चेकिंग बढ़ानी पड़ेगी, डेप्थ ऑफ चेकिंग क्या करनी पड़ेगी बच्चों, बढ़ानी पड़ेगी, समझे क्या, सैंपल साइज या फिर डेप्थ ऑफ चेकिंग बच्चों आपको बढ़ानी पड़ेगी, आर यू क्लियर। सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर बच्चों ये अपन ने जो भी किया, व्हाट इज दैट, दिस इज वेयर एनालिटिकल प्रोसीजर हेल्प यू इन द प्लानिंग स्टेज, इट हेल्प यू इन द प्लानिंग स्टेज टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, आर यू क्लियर। देख रहे हो किस तरह से अपन ने दिमाग लगा के ट्राई किया, तो देयरफॉर ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इसके टाइप्स क्या क्या है, ठीक है। देयर आर 4-5 टाइप्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर जो अपने को समझने, ठीक है, पे अटेंशन। सबसे पहले आएगा रेशियो एनालिसिस, एक टाइप क्या होता है रेशियो एनालिसिस, मतलब अपन क्या करेंगे, क्लाइंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, क्लाइंट का जीपी रेशियो जो है, उसको अपन कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री एवरेज के साथ, इंडस्ट्री एवरेज जीपी कंपेयर करेंगे। तो बच्चों याद रखना ये क्या है, ये है हमारा एक्सपेक्टेड फिगर, ये क्या है बच्चों, ये है हमारा एक्सपेक्टेड फिगर, ठीक है।
ये हमारा एक्सपेक्टेड फिगर है, ये हमारे क्लाइंट का एक्चुअल फिगर है, बराबर ना। और बच्चों ये इन दोनों के बीच में अगर एक सिग्निफिकेंट गैप है, देन वी हैव टू इन्वेस्टिगेट फर्दर। अगर बच्चों बहुत ही मिनिस्क्यूल गैप है तो इन्वेस्टिगेट फर्दर करने की जरूरत नहीं है, दैट इज लेस रिस्क। समझे? 100 बात की एक बात पे अटेंशन कीजिएगा, मैं इसका एनालिसिस क्या है, पे अटेंशन। अगर सिग्निफिकेंट गैप है, दैट मीन्स इट इज हाई रिस्क इन दिस, ठीक है, देयरफॉर यू हैव टू प्रोवाइड हाई सैंपल साइज। लेकिन बच्चों अगर जो गैप है वो मैनेजेबल गैप है, तो इट इज लेस रिस्की। आर यू क्लियर विथ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट? समझा क्या बच्चों? पहला क्या है? रेशियो एनालिसिस। पहला क्या बच्चों? रेशियो एनालिसिस, जहां पे अपन कर क्या रहे हैं, जहां अपन बेसिकली रेशियोज को कंपेयर करेंगे। मेरे क्लाइंट का डेट इक्विटी रेशियो विद द इंडस्ट्री का एवरेज डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है। तो बच्चों ऐसे कंपेयर करने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाई रिस्क है कि लो रिस्क है। दूसरा आता है बच्चों, सेकंड तरीका इज ट्रेंड एनालिसिस। नेक्स्ट क्या है? ट्रेंड एनालिसिस। एग्जांपल लेते हैं, ऑन एन एवरेज रेंट हर साल 5% से इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ है बच्चों? ऑन एन एवरेज रेंट क्या हुआ बच्चों? हर साल 5% से इंक्रीज हुआ है, बराबर ना। एवरी ईयर फॉर लास्ट 5 years रेंट हैज इंक्रीज बाय 5%, लेकिन करंट ईयर में रेंट हैज इंक्रीज बाय 20%, ठीक है। एंड मेरे क्लाइंट का सेम प्रीमाइसेस है, एवरीथिंग सेम। तो भाई अचानक से 20% कैसे बढ़ गया? तो रेंट में ज्यादा रिस्क है, मुझे रेंट को डिटेल में चेक करना पड़ेगा। वरना मैं आइडियली क्या करता बच्चों? रेंट एग्रीमेंट देखता, मैं देखता कि भाई 1-2 रेंट रसीट देखता और खत्म, बराबर है। लेकिन अब मुझे डिटेल में चेक करना पड़ेगा, बिकॉज द रेंट का पेमेंट इज नॉट इन ट्रेंड, ठीक है बच्चों। थर्ड पॉइंट आएगा रीजनेबलनेस टेस्ट, ठीक है। इमेजिन करो, किसको कंपेयर कर रहा हूं मैं? इंटरेस्ट बेयरिंग ऑब्लिगेशन को कंपेयर कर रहा हूं विद इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट बेयरिंग ऑब्लिगेशन मतलब लोन। अगर बच्चों मेरे क्लाइंट ने 10 करोड़ का लोन लेकर रखा है और इंटरेस्ट वो 5 करोड़ पे कर रहा है, तुम बताओ, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, रीजनेबल कि अनरीजनेबल? आप बताओ, रीजनेबल कि अनरीजनेबल? लोन लिया है भाई 10 करोड़ का और इंटरेस्ट पे कर रहा है 5 करोड़, रीजनेबल कि अनरीजनेबल? जाहिर सी बात है अनरीजनेबल है, बराबर ना। क्लियरली तो अपने को ज्यादा चेक करना पड़ेगा। और एक तरीका होता है बच्चों कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं ये मॉडल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं एक मॉडल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, मैं, मेरा क्लाइंट मुझे बता रहा है कि सर ईयर 1 में हमने 1 करोड़ का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस किया, 10 करोड़ की सेल आई। ईयर 2 में 2 करोड़ का खर्चा किया एडवर्टीजमेंट पे, 20 करोड़ की सेल आई। ईयर 3 में हमने 3 करोड़ का खर्चा किया एडवर्टीजमेंट पे, 30 करोड़ की सेल आई। अब वो मुझे क्लाइंट बोल रहा है ईयर 4 में हम लोग अराउंड 3.5 करोड़ खर्चा करेंगे, ठीक है। तो कहना है से मेरा एक्सपेक्टेड सेल्स बच्चों कितना आएगा? 35 करोड़। कैसा नो मैं ये अगर मैं आई प्लॉट दिस ऑन द ग्राफ, आई कैन नो दैट इट इज गोइंग टू इंटरसेक्ट हियर, बराबर ना। वो यहां पे इंटरसेक्ट करेगा बच्चों, एंड ये मैं इधर इंटरसेक्ट करवा सकता हूं, बराबर ना। कैसे डायग्राम ड्रॉ करेंगे बताता हूं, ये देखो। पहले बच्चों व्हाट विल वी डू इज वी विल सिंपली प्लॉट द डेटा गिवन बाय द क्लाइंट ऑन द 2 वेरिएबल ग्राफ, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहां पे वी विल ड्रॉ अ लाइन, जो ये लाइन बन रही है ना, वी विल ड्रॉ दिस लाइन, समझो बच्चों। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर वो बोल रहा है 3.5 करोड़ इधर आएगा, बराबर है। तो ऑटोमेटिकली विल नो दैट इट इज गोइंग टू कट हियर। तो देयरफॉर बच्चों ऑलमोस्ट 35 करोड़ का एक्सपेक्टेड सेल मेरे को है। अगर क्लाइंट ने फाइनेंशियल में इमेजिन करो
34 करोड़ 50 लाख 70 लाख शो किया है, ठीक है। द गैप इज मिनिस्क्यूल, बराबर ना, रीजनेबल गैप है, तो ज्यादा डिटेल में चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इमेजिन करो करंट ईयर के सेल्स अगर 60 करोड़ है, कितने हैं बच्चों, करंट ईयर के सेल्स जो दिख रहे हैं 60 करोड़ है, तो अनरीजनेबल गैप है, बराबर है। तो इतने एक्स्ट्रा सेल कहां से आए भाई, ठीक है। तो देयरफॉर अपने को डिटेल में चेक करना पड़ेगा, समझा बच्चों। समटाइम्स यू कैन ऑल्सो यूज एन अनसोफिस्टिकेटेड प्रिडिक्टिव मॉडल। चौथा पांचवा तरीका क्या बच्चों, अनसोफिस्टिकेटेड प्रिडिक्टिव मॉडल, ठीक है। इसका एग्जांपल लेता हूं, सपोज करो आपको जानना है वेजेस का अमाउंट, ठीक है। तो एक वेजेस का अमाउंट तो पीएनएल के डेबिट में दिख रहा है, लेकिन आपको जानना है वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपका क्लाइंट डेली वेज वर्कर्स को पेमेंट करता है तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, बराबर ना। कौन सा फॉर्मूला बच्चों, नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाइड बाय डेली वेजेस, नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाइड बाय डेली वेज रेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज। क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाइड बाय डेली वेजेस, डेली वेजेस का जो रेट है वो मल्टीप्लाई करना नंबर ऑफ डेज के साथ, ठीक है। तो देयरफॉर कहना से आपको एक एक्सपेक्टेड वेजेस मिल जाएंगे जो क्लाइंट ने पे किए होंगे, और उसको कंपेयर करो विद द पीएनएल डेबिट एंड चेक करो गैप। अगर बच्चों जो गैप है वो रीजनेबल है तो डोंट नीड टू चेक फर्दर, अगर अनरीजनेबल है आपको डिटेल में इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। बोलो बच्चों, हैव यू अंडरस्टूड ऑल द टाइप्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, यस और नो। इफ यू अंडरस्टूड द टाइप्स तो राइट टाइप्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, डन। अरे ये तो अभी क्या बोले यार, बोलो बच्चों, डन। आर यू क्लियर विद द टाइप्स, चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। तो मीनिंग क्या है बच्चों, देखो मीनिंग क्या है, अपन लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को थ्रू एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप्स अमंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, दैट इज एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ठीक है। कौन से रिलेशनशिप्स ट्रेंड आ सकता है, ठीक है, उनको अपन इवैल्यूएट करने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। और बच्चों इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले पे अटेंशन, बहुत सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले बच्चों आइडेंटिफाई करो कौन सा प्रोसीजर सुटेबल है डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है। मैंने आपको टाइप सिखा दिए, बराबर ना, मैंने आपको टाइप सिखा दिए, बराबर ना। आउट ऑफ 5 टाइप्स ढूंढिए कि आपके अकॉर्डिंग टू योर जजमेंट कौन सा एनालिटिकल प्रोसीजर सुटेबल है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, चेक कीजिए रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द सोर्स डेटा। क्या बोला मैंने, सोर्स डेटा। एग्जाम्पल देता हूं बच्चों, तुम मुझे बताओ, याद है अपन लोग अपने क्लाइंट का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कंपेयर कर रहे थे विद द इंडस्ट्री एवरेज। तो भाई साहब जो क्लाइंट डेटा दे रहा है वो सही है, जो इंडस्ट्री एवरेज आप ले रहे हो, अगर आप नॉर्मल गूगल करके ले रहे हो, अगर आप नॉर्मल गूगल करके ले रहे हो तो नहीं चलेगा यार, समझे। आपका जो सोर्स डेटा है वो बहुत सही होना चाहिए, वो रिलायबल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको कोई गवर्नमेंट की रिपोर्ट में दिख रहा है कि स्टील इंडस्ट्री का एवरेज इज दिस, देन इन दैट केस यू कैन गो अहेड एंड यूज दैट डेटा, ठीक है। नॉर्मल गूगल की किसी वेबसाइट में दिखा है कि इंडस्ट्री एवरेज ये है, वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2, अगर आपको एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करना है तो पहले आइडेंटिफाई करो कौन सा वाला। पॉइंट नंबर 2, डेटा शुड बी रिलायबल एंड रेलेवेंट, ठीक है, तभी आप अप्लाई कर पाओगे, वरना इट विल लीड टू इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है, इनकंसिस्टेंट एंड इनएक्यूरेट रिजल्ट्स। थर्ड पॉइंट बच्चों, एक बार आपको मालूम पड़ेगा डेटा सही है, एक बार आपको मालूम पड़ेगा डेटा सही है, नाउ यू डेवलप एन एक्सपेक्टेशन। क्या करना है बच्चों, एक एक्सपेक्टेशन, अपना नंबर डेवलप करना है। याद है बच्चों मैंने जब स्ट्रक्चरल मॉडल बनाया 3.5 करोड़ के एडवर्टाइजमेंट के खर्चे पे, याद है मेरी एक्सपेक्टेशन कितनी थी, 35 करोड़, याद है ना, मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि 35 करोड़ के सेल आएंगे। और अब क्या करना है, उसको बुक्स के साथ कंपेयर करना है, कंपेयर विद द अमाउंट इन द बुक्स। याद है मैंने वो अनसोफिस्टिकेटेड टेक्निक लगाई, मैंने नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाइड बाय डेली वेज रेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज, मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे एक एक्सपेक्टेड वेजेस मिला, उसको मैंने कंपेयर किया विद द पीएनएल का अमाउंट, ठीक है। एंड फिर बच्चों इंक्वायर करो विद मैनेजमेंट इफ द डिफरेंस इज अनएक्सेप्टेबल, बराबर ना। एक्सेप्टेबल डिफरेंस है तो कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चों अगर अनएक्सेप्टेबल है तो आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा,
क्लाइंट को पूछो कि भाई इतना गैप क्यों आ रहा है। अगर क्लाइंट ने बच्चों आपको सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई दे दिया तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चेकिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों अगर क्लाइंट ने आपको सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दिया तो आपको बच्चों फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, आपको ज्यादा इन्वेस्टिगेट फर्दर करना पड़ेगा, बराबर ना। कि ये देख रहे हो एग्जांपल, आपका एक्सपेक्टेशन 35 करोड़ का था, क्लाइंट ने 60 करोड़ दिया, तो ये 25 करोड़ एक्स्ट्रा कहां से आए, ये आपको बेसिकली इन्वेस्टिगेट डिटेल में करना पड़ेगा अगर क्लाइंट आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाया तो। बच्चों इफ यू अंडरस्टूड द प्रोसेस तो राइट प्रोसेस डन। प्रोसेस समझा क्या? आर यू क्लियर विद द प्रोसेस तो राइट प्रोसेस डन। ओके बच्चों, आपको याद है मैंने आपको बोला था कि आपका जो डेटा है, आपका जो डेटा है वो डेटा रिलायबल होना चाहिए, यस और नो, एंड रेलेवेंट होना चाहिए। कैसे मालूम पड़ेगा? हाउ टू आइडेंटिफाई इफ डेटा इज रिलायबल। डेटा रिलायबल है कि नहीं मालूम कैसे पड़ेगा बच्चों? पे अटेंशन, बहुत सिंपल है। मैं आपको एक HTR दे रहा हूं, SRCC कॉलेज पता ना, श्रीराम कॉलेज, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ठीक है, जो दिल्ली का है। SRCC कॉलेज का डेटा याद रखना रिलायबल होता है। क्या बोला मैंने? SRCC कॉलेज का डेटा रिलायबल होता है। मतलब क्या? S फॉर सोर्स, बराबर बच्चों। मैंने आपको क्या बोला? इंडस्ट्री एवरेज अगर आप गवर्नमेंट के डेटा से ले रहे हो तो इट इज अ रिलायबल डेटा, ठीक है। तो एस से आने वाला है, पहले सोर्स देखो। नेक्स्ट बच्चों रेलेवेंस देखो। नेक्स्ट क्या देखना है? आर से देखना है रेलेवेंस, कि जो डेटा अपन पिकअप कर रहे हैं क्या वो हमारे लिए रेलेवेंट है कि नहीं है, वो देखो। थर्ड कंपेरेबिलिटी देखो, ठीक है। कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या हुआ बच्चों? अगर माय क्लाइंट इज लेट्स सपोज अड्डा 247, मैं अड्डा 247 का नेट प्रॉफिट जो है वो कंपेयर कर रहा हूं विद द एजुकेशन इंडस्ट्री। विच इंडस्ट्री? एजुकेशन इंडस्ट्री। तो बच्चों ये कंपेरेबल नहीं है। क्यों? बिकॉज अड्डा 247 एक कंप्लीट एडटेक है, बराबर ना, इट इज एन ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन, जबकि एजुकेशन इंडस्ट्री काफी ब्रॉड है, इसके अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन प्राइवेट सब प्लेयर आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूं इसको विद द एडटेक इंडस्ट्री, कौन सा वाला? एडटेक इंडस्ट्री, तो सब कंपेरेबल है, बराबर ना। तो देखो डेटा कैसा होना चाहिए? कंपेरेबल होना चाहिए। एंड लास्ट, जो डेटा वो जो बनाया क्लाइंट ने उसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल्स होने चाहिए। याद है ना, क्लाइंट ने मुझे बताया था कि सर हमारा हमारा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा इतना हो, तो जो भी खर्चा मुझे बता रहे हैं उसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल्स होने चाहिए। आर यू क्लियर बच्चों? तो देयरफॉर SRCC कॉलेज समझा। हाउ, अगर आपको ये डेटा पर जानना है कि रिलायबल है कि नहीं, तो 4 फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे: सोर्स, रिलेवेंस, कंपेरेबिलिटी एंड कंट्रोल्स। SRCC, सोर्स, रेलेवेंस, कंपेरेबिलिटी एंड कंट्रोल्स। डन है बच्चों? चलो कम टू द लास्ट क्वेश्चन नाउ। कम टू द लास्ट क्वेश्चन, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर अप्लाइंग एनालिटिकल प्रोसीजर। चलो कैन वी स्टार्ट विद द लास्ट क्वेश्चन? बोलो, कैन वी स्टार्ट विद द लास्ट क्वेश्चन? बोलिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स अगर मुझे अप्लाई करना, याद है ना वो 5, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, रीजनेबलनेस टेस्ट, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, अनसोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिव मॉडल, अगर मुझे अप्लाई करने, ठीक है, तो इन फैक्टर्स को मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा। फैक्टर्स क्या है बच्चों? इनहेरेंट रिस्क ऑफ पैंडास। व्हाट इज द फैक्टर्स? इनहेरेंट रिस्क ऑफ पैंडास। मतलब क्या बच्चों? देखिए, अगर कोई आइटम इनहेरेंटली रिस्की है, ठीक है, तो बच्चों याद रखना सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करके आपका काम नहीं बनेगा, आपको और भी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। एग्जांपल लेता हूं, बैंक के केस में लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करके नहीं चलेगा, बिकॉज इट्स एन इनहेरेंटली रिस्की आइटम। तो आपको और टेस्टिंग कर, बैंक्स में NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज इनहेरेंटली रिस्की, वहां पे सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करके आप कंफर्ट नहीं ला सकते, आपको और टेस्टिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बच्चों सेकंड पॉइंट आता है P फॉर प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी जहां पे है ना बच्चों, वहां पे आप एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हो। एग्जांपल परचेज,
सेल, रेंट, बेसिकली पीएनएल आइटम्स। बच्चों याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं विच आर प्रिडिक्टेबल। ठीक है, हम सेल्स प्रिडिक्ट करते हैं बराबर ना, कि ये महीने में एग्जांपल लेते हैं अम्ब्रेला वाले, वो जानते हैं कि भाई मॉनसून में सेल्स बढ़ेगा, तो इट्स प्रिडिक्टेबल। आज बच्चों मैं जानता हूं कि मैं मेरे बिजनेस मुझे परचेस कब कब करना है, तो इट्स प्रिडिक्टेबल। तो देखो याद रखना, पीएनएल आइटम्स आर मेजरली प्रिडिक्टेबल। तो जहां जहां प्रिडिक्टेबिलिटी होती है वहां पे आप एंडिंग में अप्लाई कर सकते हो। ए फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल एंड रिलेवेंट डेटा, ये मैं आपको सिखा चुका हूं। डेटा अगर अवेलेबल रहेगा, रिलेबल नहीं तो ही आप कर सकते हो, वरना नहीं। नेक्स्ट बच्चों हमने अजर्शंस पढ़े हैं। ठीक है, अजर्शन में हमने आपको सिखाया हुआ है। याद रखना, जो अपना ये होता है एनालिटिकल क्वेश्चन, आपको सारे अजर्शंस पे हेल्प नहीं करेगा, कुछ के लिए हेल्प करेगा, जैसे कंप्लीटनेस, बराबर ना। थिंक अबाउट इट, देयर इज एन अजर्शन, 501 में मैंने आपको सिखाए थे अजर्शंस। ठीक है बच्चों, एग्जांपल लेते हैं कि जहां पे नाउ विथ रिस्पेक्ट टू एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री, उसके लिए आपको जाके वहां पे बच्चों स्टॉक ऑडिट करना ही पड़ेगा, आप एनालिटिकल क्वेश्चन करके कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन बच्चों थिंक अबाउट रेंट, थिंक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, वो एक ट्रेंड में इंक्रीज होता है, बराबर ना। इमेजिन करते हैं सेल्स, सेल्स हैव ऑलवेज इंक्रीज, लेट्स सपोज करते हैं बाय 5%। ये साल में इफ दे हैव इंक्रीज बाय 1%, तो हो सकता है कंप्लीट सेल्स आर नॉट रिकॉर्डेड। तो कंप्लीटनेस के ऊपर आपको कंफर्ट एनालिटिकल प्रेशर दे सकता है। ठीक है, फिर बच्चों डेटा जो होता है, जितना ब्रोकन डाउन होता है ना, जितना डिसएग्रीगेटेड डेटा रहेगा, उतना आपका एनालिटिकल प्रोसीजर अच्छा चलेगा। जैसे एज यू कैन सी बच्चों, यहां पे देखो, सपोज करो डिसएग्रीगेट मतलब ब्रोकन डाउन डेटा रहेगा, तो उतना एनालिटिकल प्रोसीजर अच्छा लगेगा। देखिए, लास्ट ईयर की सेल्स 100 करोड़ थी, करंट ईयर की सेल्स 110 करोड़ है। अगर आप टोटल बेस पे देखोगे तो 10% ग्रो हुआ है, बराबर ना, विच इज अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। लेकिन अगर आप इसका ब्रेकअप देखोगे, लास्ट ईयर ब्रेकअप था डोमेस्टिक एक्सपोर्ट का 50-50, और करंट ईयर का ब्रेकअप क्या बच्चों, 10 एंड 100। तो एज यू कैन सी बच्चों, 50 करोड़ के सेल्स 10 हो गए और यहाँ पे 50 के 100 हो गए। ठीक है, ऐसे कैसे हो गया भाई। ठीक है, देयरफॉर जितना ब्रोकन डाउन डेटा रहेगा, उतना आपका एनालिटिकल प्रोसीजर उतना एक्यूरेट रहेगा। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट बच्चों, अकाउंट टाइप माने क्या, मेजरली पीएनएल अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट के लिए आप लगा सकते हो। बैलेंस शीट के ऊपर इतना एनालिटिकल प्रेशर नहीं लगता, बिकॉज वहां पे अनप्रिडिक्टेबल डेटा होता है, बराबर ना। आज आपने एक प्लांट एंड मशीनरी बाय किया, थोड़ी हर रोज बाय करोगे। एंड लास्ट, जहां नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं, वहां पे एनालिटिकल प्रेशर ज्यादा लगता है। ठीक है, अभी आपने प्लांट एंड मशीनरी बाय की, थोड़ी एवरीडे बाय करेंगे, लेकिन बाइंग सेलिंग रेंट एवरी मंथ पे होता है, सैलरीज एवरी मंथ पे होती है, वहां पे प्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। समझ में आया बच्चों। तो ये फैक्टर्स को आपको मद्देनजर रखना है व्हेन यू अप्लाई एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अगर इनहेरेंट रिस्की है तो आपको ज्यादा टेस्टिंग करनी पड़ेगी, प्रिडिक्टेबिलिटी है तो लगा सकते हो, डेटा रिलायबल एंड रेलेवेंट है तो लगा सकते हो। अजर्शन के लिए याद रखना, फ्यू अजर्शन, वैल्यूएशन, कंप्लीटनेस, उसके लिए मदद करेगा, सबके लिए नहीं। अकाउंट टाइप बच्चों क्या है, पीएनएल आइटम के लिए यूज हो सकता है। डेटा जितना ब्रोकन डाउन रहेगा, उतना आपका एनालिटिकल प्रोसीजर का जो रिजल्ट आता है दैट विल बी एक्यूरेट। एंड लास्ट बच्चों क्या है, जहां नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे वहां आप एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हो। बोलो बच्चों, हैव यू अंडरस्टूड एसए 520 ऑल्सो, बोलो। गॉट इट। चलो, ये चार्ट भी बच्चों मैं आई विल पोस्ट इट ऑन द टेलीग्राम, आई विल पोस्ट दिस चार्ट ऑन टेलीग्राम। ठीक है ना, ओके। आई जस्ट लेट मी जस्ट शो इट टू यू, द टेलीग्राम किधर गया भाई, टेलीग्राम टेलीग्राम, यस, जी हाँ, ओके। कम्युनिटी के अंदर आपको बच्चों ये वाला चार्ट मिल जाएगा, कम्युनिटी में ये वाला चार्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, आज सुबह जो मैंने सीखा है अबाउट कम्युनिटी, वहां पे स्टेटस में जाके बच्चों एक बार टिक कर देते हैं, स्टेटस में जाके भी एक बार टिक कर देते हैं बच्चों। ओके, हाँ बच्चों, ऑडिट एविडेंस का, हाँ ऑडिट एविडेंस का क्वेश्चन बैंक अपना हो गया ना। अच्छा, एक क्वेश्चन बाकी था अपना, याद है आप लोगों को, 1 सेकेंड, यस, ऐसे 550 का एक क्वेश्चन बाकी था, होल्ड ऑन ना। स्टडी मैट का मुझे याद है एक क्वेश्चन बच्चों अपन ने पेंडिंग रखा था, किधर गया भाई।
देख रहा हूं मैं, एक मिनट। ओके ओके, यस, मिल गया बच्चों। आई हैव गॉट इट। इट इज टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, स्टडी मैट ओपन कर लीजिए 1 मिनट के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन अपना बाकी था, उसको क्लोज कर देते हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ बच्चों, यस। क्या क्वेश्चन है भाई? लिविंग वेल प्राइवेट लिमिटेड is engaged in manufacturing and export of floor coverings. Such products are labor intensive and do not require much capital investment in machinery. क्या हुआ बच्चों? Living Well Private Limited is engaged in manufacturing and export of floor coverings. ठीक है? Such products are labor intensive and do not require much capital investment in machinery. ठीक है? ज्यादा labor intensive है, कोई मशीनरी की जरूरत नहीं है। द कंपनी हैज नो प्लान्स टू डाइवर्सिफाई अदर प्रोडक्ट लाइन्स। उनको कोई दूसरे में एंट्री मारने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टर्स आर ऑल्सो होल्डिंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन अनदर कंपनी। ओके, अनदर कंपनी, अच्छा, डायरेक्टर इज होल्डिंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट अदर कंपनी, माई लिविंग प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लैंकेट्स यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव मशीनरी। तो लिविंग वेल क्या बनाता है बच्चों? लिविंग वेल बनाता है फ्लोर कवरिंग, एंड माई लिविंग क्या बनाता है? ब्लैंकेट्स। ठीक है, और वो ब्लैंकेट बनाते हैं यूजिंग मशीनरी। वो लोग मतलब लिविंग वेल को मशीनरी की जरूरत नहीं है। ड्यूरिंग द ऑडिट माई लिविंग ये वाले कंपनी का, इट वॉज नोटिस दैट कंपनी हैज सोल्ड मशीनरी ऑफ 1 crore टू लिविंग वेल ड्यूरिंग द ईयर। क्या हो बच्चों? देखो, ऐसे जब नाम वाम में बहुत कंफ्यूजन होता है तो प्लीज नाम लिख लिया करो। क्या है भाई? एक है लिविंग वेल, एक क्या बच्चों? लिविंग वेल के बारे में क्या बनाया ये लोग? क्या बनाते हैं? फ्लोर कवरिंग्स, फ्लोर कवर, नो कैपेक्स, बराबर ना? नो कैपेक्स। एंड माई लिविंग, बच्चा पार्टी, माई लिविंग क्या बनाते हैं? ब्लैंकेट्स। ये लोग यूज करते हैं हैवी मशीनरी, बराबर है। अब बच्चों अपन ऑडिट कर रहे हैं माई लिविंग का। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ माई लिविंग it was noticed that company has sold machinery of 1 crore to living well during the year. Transaction has been done at normal market rate applicable to such used machinery. मतलब क्या? इन्होंने 1 करोड़ की मशीनरी इनको बेच दी। ठीक है, 1 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी बेच दी। इनका देयर इज नो इंटेंशन, कोई नया प्रोडक्ट खोलने का कोई इंटेंशन नहीं है। क्लियरली बच्चों मालूम पड़ रहा है, क्लियरली मालूम पड़ रहा है बच्चों कि इसका कोई रैशनल ही नहीं है। बिजनेस नो रैशनल, बराबर ना? नो रीजन टू बाय, यस और नो? देयर इज नो रीजन टू बाय, यस और नो? कोई रीजन नहीं है इसको बाय करने का। हाउ डू यू व्यू द अबाउट ट्रांजैक्शन एज द ऑडिटर? बच्चों क्लियरली इट इज अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर, बराबर ना? कि क्यों किया है ये ट्रांजैक्शन समझ में नहीं आ रहा है। मैंने अपने बताया अभी, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, वहां पे बिजनेस रैशनल आपको देखना है, बराबर ना? ये देखो, देखिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंटली नहीं, सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर इज टू इवेल्युएट द बिजनेस रैशनल, ठीक है, और लैक देयर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड दैट मे हैव बीन एंटर्ड टू इंडल्ज इन फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और टू कंसील मिसअप्रोप्रिएशन। यही पॉइंट मैंने आपको नोट्स में भी सिखाया। He has to understand the business rationale of the transaction from related party perspective. It would help him to understand the economic reality of the transaction and why it was carried out. In the given case, there is no rationale for such a transaction. Living Well does not manufacture blankets, and the purchase of old machinery to blanket man has no rationale for it primarily. A business rationale from related party perspective that appears inconsistent may represent a fraud risk factor. बराबर है बच्चों? हो सकता है देयर इज अ फ्रॉड रिस्क इन्वॉल्व। डन है बच्चों? आर यू क्लियर? चलो, विद दैट
क्लास के स्टेटस में डाल देते हैं, ये भी अपना हो चुका है, इतना सिंपल पार्ट। तो देयरफॉर बच्चों वी आर थ्रू विद एंटायर क्वेश्चन बैंक ऑल्सो, ठीक है ना, इसका एंटायर क्वेश्चन बैंक हो गया। ये आज हम लोग रात को कवर करने वाले हैं। रिलेटेड सर्विसेज का भी क्वेश्चन बैंक बाकी है जो शाम को कंप्लीट होगा, ठीक है ना, और एनबीएफसी का पार्ट 1 हो चुका है। चलो बच्चों डन, आर यू क्लियर विद दिस? आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस। चलो आई विल सी यू गाइज नाउ। कितने बजे मिलने वाला हूं मैं आज आप लोगों को बच्चों? आई एम गोइंग टू बी मीटिंग यू नाउ एट 6 PM, बराबर ना बच्चों? अभी पूरा दोपहर का टाइम है आपके पास पढ़ाई करने के लिए अच्छे से। अब मैं आपको मिलने वाला हूं शाम को 6 बजे, बराबर ना? रिलेटेड सर्विसेज SRS 4400 के क्वेश्चन बैंक के साथ शाम को 6 बजे। और फिर बच्चों 8 बजे मिलेंगे इंटीग्रेटेड केस स्टडी फॉर ऑडिट एविडेंस, बराबर है? चलो ओके बाय।